हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 67 कवर करेंगे। इससे पहले 66 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है अलग से बनी हुई है। ये यूपी पीसीएस के सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ अलग से और वनडे एग्ज़ाम वाली टेस्ट सीरीज़ अलग है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारी आँख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण करता है? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर उपरोक्त सभी। तो जो कॉर्निया है वह हमारी आँख का जो विकिरण होती हैं यानी कि पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारी आँख का इस कॉर्निया पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है। इसकी उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सूक्ष्म जीव केवल वहीं पर पाए जाते हैं जहां पर मानवीय जीवन संभव हो। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव मनुष्य तथा पादपों के लिए केवल हानिप्रद होते हैं। ऑप्शंस हमें बताना सत्य कथन कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शंस तो वही हैं एज ऑलवेज, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कथन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सूक्ष्म जीव हैं केवल वहाँ पाए जाएं जहाँ मानव जीवन संभव हो। 99% वो क्वेश्चन गलत, वो स्टेटमेंट गलत होते हैं जहाँ पर केवल वर्ड या फिर सिर्फ वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव मनुष्य तथा पादपों के लिए केवल हानिप्रद होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि बहुत से सूक्ष्म जीव लाभप्रद भी होते हैं और अधिकतर लाभप्रद ही होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे आपके रॉन्ग। ठीक है, सो इट मीन्स आंसर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। अब एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। हालांकि मैंने बता ही दिया है, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। ये मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में भी पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है कि सभी सूक्ष्म जीव पशुओं, पादपों एवं मनुष्यों के लिए हानिप्रद नहीं होते हैं। सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन अधिकांश सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता है? ऑप्शन है तितली, मधुमक्खी, चींटी या फिर गौरैया। तो देखिए, जो गौरैया है वह पुष्पीय पादप के परागण में सहायता नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। गौरैया पुष्पीय पादपों के लिए परागण कर्मक के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह संसद का स्थायी सदन है। नेक्स्ट है, जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जाती है। तो हमें बताना सत्य कथन कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो देखिए, राज्यसभा की भी भंग नहीं होती है। ऑप्शंस तो वही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये बात सही है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यह स्थायी सदन है। ठीक है, भंग होती तो अस्थायी सदन मानी जाती। सेकंड स्टेटमेंट है, ये कथन सही है। जब कोई लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जाती। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा ही हो तो फिर वह भी अस्थायी सदन माना जाएगा, इसलिए ये गलत है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती है, यह संसद का स्थायी सदन है। जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? ऑप्शंस दे रखे हैं, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन या फिर भारत और श्रीलंका। तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कब हुआ था? 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में यह समझौता हुआ था। इससे दोनों देशों के मध्य अमन की बहाली हुई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। पृथ्वी पर उपस्थित जातियों या फिर स्पीसीज़ कह सकते हो कि गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? यूनिसेफ, IUCN या फिर UNO या फिर वर्ल्ड वाइड फंड। ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, सो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, IUCN।
IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यह इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना की जाती है और इसी के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है, जैसे कि रेड लिस्ट वगैरह, जिसमें जो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं इस तरीके से उनको उन लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है, सेंटोस बंदरगाह कहाँ स्थित है? बोलीविया, ब्राज़ील, पेरू या फिर कोलंबिया? तो यह जो बंदरगाह है यह आपका ब्राज़ील में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील में स्थित है। यह सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, तुलसीता रोग, तना सड़न, अर्गट और हरितपाल। इनमें से मक्का को कौन सा रोग होता है? जो रोग मक्का में होता है, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4। सो देखिए, मक्का में जो रोग होता है एक तो तना सड़न है, ऊपर से तुलसीता रोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, तुलसीता रोग व तना सड़न मक्के में लगने वाले प्रमुख रोग हैं, जबकि बाजरा के प्रमुख रोग कंडुआ, अर्गट व हरितबाल आदि हैं। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इम्पोर्टेंट है। इंदौर, पिंजौर, गोरखपुर या फिर महाराजगंज? तो देखिए, यह पिंजौर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। गिद्ध संरक्षण के लिए पिंजौर यानी कि हरियाणा में देश का पहला, और महाराजगंज में जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर में, का पहला का संरक्षण केंद्र है। यूपी का अगर पूछे तो महाराजगंज, और देश का पूछें तो हरियाणा के पिंजौर में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर से। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 14% से नीचे होनी चाहिए। दक्षिण भारत का अन्न भंडार कावेरी घाटी को कहा जाता है। हमें क्या बताना है कि सही कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? एक्चुअली अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 14% से नीचे होनी चाहिए, सही है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार कावेरी घाटी को कहा जाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? सी। उपयुक्त दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, सीसा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह ईंधन दहन उद्योगों, मोबाइल अपशिष्टों आदि से निकलता है। यह तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं एवं कैंसर का कारक बन सकता है। असत्य पूछा है। असत्य स्टेटमेंट कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? ठीक है, तो देखिए, एक्चुअली किसके संबंध में बात हुई है? सीसा। यह ईंधन दहन उद्योगों, मोबाइल अपशिष्टों आदि से निकलता है, ये सही है। और यह तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं एवं कैंसर का कारक बन सकता है, ये भी सही है। क्योंकि दोनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है। सीसा के संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 724, 746, 780 या फिर 710? 746 वॉट के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर या फिर ट्रांसमीटर? सो दैट इज ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिजिक्स का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई तथा अपचाई करने के लिए होता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 19 मीटर, 18 मीटर, 17 मीटर या फिर 16 मीटर? सो योर करेक्ट आंसर इज डी। नहीं, गलत जवाब। 17 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। सही सुमेलित करना है यहाँ पर आपको नेत्र विकार और उपयोगी लेंस, यानी कि किस प्रॉब्लम में आपको कौन सा लेंस यूज़ करना है। ऑलराइट, तो आपको मैं दोनों ही चीज़ें दिखा देती हूँ, यानी कि आपके ऑप्शंस प्लस आपके स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी भाई दिख जाओ तुम भी, ठीक है। तो हम इसको मैच करते हैं डायरेक्ट। निकट दृष्टि दोष के लिए होपफुली सभी को पता होगा अवतल लेंस की नीड होती है। दूर दृष्टि दोष के लिए किसकी नीड होती है गाइस? उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए डिफोकसी लेंस एंड अबिंदुकता के लिए बेलनाकार में भी मेरा आंसर करेक्ट हो। फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का फोर्थ इसी में है, बी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। यस, ये सही है। नेत्र विकार और ठीक करने के लिए कौन से लेंस हैं देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए डिफोकसी लेंस और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र कब विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल। सो योर करेक्ट आंसर इज 6 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केंचुआ, एनेलिडा, मक्खी, इंसेक्टा, बिच्छू, मोलस्का, मकड़ी और अरेक्नाइडा। मतलब किस कुल के हैं ये जो हैं, इसलिए इस तरीके से पूछा गया है। ये कुल हैं इनके और ये आपको नाम दिए गए हैं कुछ। सो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है। बिच्छू मोलस्का का है? नहीं, ये अरेक्नाइडा का है। सी आंसर हो जाएगा। बिच्छू मोलस्का का नहीं बल्कि अरेक्नाइडा वर्ग का जीव है। अन्य युग्म सही है। किस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कोयला खनन, वस्त्र निर्माण, एक्सरे तकनीक या फिर कैथ लैब तकनीक। सो टेल मी द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज एक्सरे तकनीक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पेशाब की बारंबारता, वजन बढ़ना या कम होना, भूख प्यास कम लगना और अत्यधिक थकावट होना। मधुमेह से संबंधित कौन से लक्षण हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 2 3 या फिर केवल 1 2 4। सो जो मधुमेह के लक्षण हैं, पेशाब की बारंबारता, वजन बढ़ना या कम होना भी है, इसके अलावा अत्यधिक थकावट भी है, भूख प्यास कम लगना नहीं है। आंसर डी इज करेक्ट। मधुमेह रोगी को भूख प्यास भी ज़्यादा लगती है, बाकी अन्य लक्षण बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हार्मोन और उनके कार्य दे रखे हैं। ठीक है, वेसोप्रोसिन जल अवशोषण का नियंत्रण, एस्ट्रोजन गर्भधारण में सहायक, टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों के निर्माण में सहायक, एपिनेफ्रीन त्वचा रंग का नियंत्रण। ओके, तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। वेसोप्रोसिन का काम जल अवशोषण का नियंत्रण सही है। एस्ट्रोजन का गर्भधारण में सहायक है, ये भी सही है। टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों के निर्माण में सहायक, ये भी सही है। लेकिन इसका काम ये नहीं होता, हृदय से रिलेटेड इसका कुछ कार्य होता है। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हृदय की गति में वृद्धि करता है। हाँ, तो इसका दूसरा नाम एड्रीनलिन भी आ सकता है, एग्जाम में देख लेना, दोनों ही नाम इसी के हैं। तथा इसके स्राव से उत्तेजना का
अनुभव होता है, यानी कि ये जो हार्मोन है हृदय की गति में वृद्धि करता है और इसके साथ ही स्राव से उत्तेजना का अनुभव करता है, जबकि त्वचा का रंग मेलाटोनिन नामक हार्मोन से नियंत्रित होता है। यानी कि इसके बारे में अगर पूछा जाए तो वह है मेलाटोनिन। ठीक है, सो 20 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जिसमें आपको 15 फुल मॉक टेस्ट होंगे जीएस प्लस हिंदी के। ऑनलाइन टेस्ट होंगे सारे ही, पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हो। और आयोग की नवीनतम पैटर्न के आधार पर जो भी प्रश्न है उनका संग्रह किया गया। उसमें किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जाएगा। आपको व्यक्तिगत रूप से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फीस उसकी नाम मात्र 299 है। इसके अलावा यूपीपीसी उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें 16 फुल मॉक टेस्ट होंगे जो कि ऑनलाइन है। टेस्ट के तुरंत बाद आपकी सटीकता का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, यानी कि आपको आंसर सीट क्या आपका रिज़ल्ट रहा है। एंड आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। आयोग के पैटर्न के आधार पर आपके प्रश्नों का संग्रह किया जाएगा और 299 इसकी फ़ीस है। ठीक है, सो टेस्ट 67 कंप्लीट हो चुका है। बाकी इससे संबंधित और कोई जानकारी नहीं है। पीडीएफ अगर टेस्ट की चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया है, वही टेस्ट सीरीज़ है, उसी के थ्रू आपको ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो साइट पे। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।